नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। रेगुलर क्लासेज के सेशन में आज हमारा करंट अफेयर्स क्लासेज सेशन 2 है। और इसमें हाल ही में जो चल रही घटनाएं हैं और इनसे रिलेटेड जो भी बातें होंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए और करंट अफेयर्स के लिहाज से, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन करेंगे हम और इनका एक्सप्लेनेशन भी जानेंगे और हर प्रकार की बातें जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड होगी उनकी बात भी करेंगे। तो किस देश ने हाल ही में परशुराम जयंती अवकाश घोषित किया है? कुछ समय पहले किया था। तो परशुराम जयंती अवकाश किस देश ने ऐसा किया है? तो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं इंडिया पे नजर जाएगी सबसे पहले, लेकिन इसका आंसर इंडिया नहीं है, ये पहले ही मैं बता देता हूँ। तो परशुराम जयंती पर अवकाश घोषित किया है, ये नेपाल ने किया है। किसने किया है? नेपाल ने। तो यहाँ ये हमारे पास नेपाल सरकार ने 22 अप्रैल को परशुराम जयंती के अवसर पर आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। नेपाल ने परशुराम जयंती के अवकाश पर राष्ट्रीय अवकाश पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया। यह निर्णय जो लिया है ये नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को सम्मान देते हुए यह दिन अवकाश के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। तो इस प्रकार से हमें ध्यान होना चाहिए कि इंडिया ना होकर इसका आंसर क्या होगा? नेपाल। परशुराम जयंती 22 अप्रैल। तो यहाँ से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उनको आप डीपली पढ़ लेना ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो नेपाल ने हाल ही में 22 अप्रैल को ऐसा किया है कि उन्होंने परशुराम जयंती की घोषणा की है। सेकंड क्वेश्चन, आरबीआई ने किस प्रकार के बॉन्ड जारी किए हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावना ज़्यादा है। रिसेंटली व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैज आरबीआई इशूड? तो कौन से हैं? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, या फिर ग्रीन बॉन्ड है, या इन्फ्लेशन इंडेक्सेड बॉन्ड है, और एग्रीकल्चरल बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड आरबीआई ने जारी किए हैं? तो ग्रीन बॉन्ड आरबीआई ने कैसे बॉन्ड जारी किए हैं? तो ग्रीन बॉन्ड हैं ये। आरबीआई ने भारत में पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए पहली बार ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि ऐसा पहली बार हुआ है। आरबीआई रिजर्व बैंक ने पर्यावरणीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए हैं। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में निवेश बढ़ेगा। तो इस प्रकार की ये परियोजना जो चलाएगी आरबीआई, जो बैंकों का बैंक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। आरबीआई को सबसे पहले 1935 में दर्जा दिया गया और नेशनलाइज 1949 में आधिकारिक रूप से दर्जा मिला। ये ध्यान रखें। आरबीआई के वर्तमान में कौन है चीफ? इनका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप इसे नेहरू गोल्ड कप भी बोला जाता है। तो हर ये जो गेम्स के क्वेश्चन आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हॉकी से, जैसे यहाँ जो गेम्स लिखे में, हॉकी में कौन कौन से गेम टूर्नामेंट के नाम याद रखें। जैसे मेजर ध्यानचंद जो ट्रॉफी है वो हॉकी से, क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। ऐसे क्रिकेट, जैसे रणजी ट्रॉफी है ये क्रिकेट से, एशियाई क्रिकेट कप है, आईसीसी है, ये सारे क्रिकेट कप है। फुटबॉल से रिलेटेड जैसे ये नेहरू कप है, ये खुद फुटबॉल से रिलेटेड है। संतोष ट्रॉफी, ये कई प्रकार की ट्रॉफियां हैं जो फुटबॉल से रिलेटेड है। टेबल टेनिस के भी आपको टूर्नामेंट पता होने चाहिए। तो जो हाल फिलहाल ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेहरू कप, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि नेहरू जी 14 नवंबर को बच्चों के साथ बाल दिवस के दिन फुटबॉल खेलने जाते थे। तो नेहरू गोल्ड कप या नेहरू कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से रिलेटेड है। नेहरू कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये देखो, इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट। और नेहरू कप भारत में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में प्रारंभ किया गया था और इसमें कई देशों की फुटबॉल टीमें हिस्सा लेती हैं। अब देखो, प्रमुख टूर्नामेंट जो फुटबॉल से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, डूरंड कप कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए नेहरू कप तो याद रखेंगे ही रखेंगे। संतोष ट्रॉफी, फेडरेशन कप, डूरंड कप, आईएफए और रोवर्स कप, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो रोवर्स कप है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, एक तो ये जो डूरंड कप है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ये रोवर्स कप है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। संतोष ट्रॉफी भी कई बार पूछी गई है और इनमें से लगभग इनको एक बार नजर में से निकाल लेना, बाकी इन तीनों में से ही क्वेश्चन आता है लगभग जितनी भी बार क्वेश्चन आएगा वो वाला क्वेश्चन। तो कुल मिला के हमने बात की यहाँ पे, ये नेहरू कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएं तो आपके हमेशा सही होने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना नया संविधान लागू किया है? देखो 2019 में किया था क्यूबा ने, लेकिन उसने हाल ही में कुछ अमेंडमेंट और किए हैं।
तो 2019 में क्यूबा ने किया था। श्रीलंका, जापान, साउथ अफ्रीका, इनका बहुत पुराना संविधान है यहाँ का, लेकिन क्यूबा ने हाल ही में अपना संविधान लागू किया। 2019 में किया था, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर हमारे पास। देखिए आगे, क्यूबा ने हाल ही में संशोधित संविधान को लागू किया है और जिसमें कई राजनीतिक और सामाजिक सुधार शामिल है। ऐसे ऐसे सुधार किए गए कि राष्ट्रपति के लिए टाइम बाउंडेशन लगा दी गई, जो बांग्लादेश फिलहाल चाह रहा है ना इस प्रकार की। जैसे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जिस प्रकार की वहाँ स्ट्रक्चर चाह रहे हैं ताकि न्यायपालिका को और स्वतंत्रता मिले और कोई भी व्यक्ति लिमिटेड टाइम तक ही प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री के पद पर रहे, इस प्रकार की चीजें डाली गई। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ये 22 अप्रैल को। कब मनाया गया? 22 अप्रैल। हाल ही में मतलब रिसेंटली, ये कुछ समय पहले का है, लेकिन हाल ही में क्वेश्चन बन रहे हैं इसके। तो 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल की बात करें तो आप एक इन कुछ ईयर्स को याद रखा करो। जैसे देखो 22 मार्च सबसे पहले, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों ही दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, ये तीनों ही दिवस इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जप जे, इस प्रकार से कि आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो सबसे पहले 22 मार्च को जय का मतलब हो गया जल दिवस, जल दिवस हो गया। उसके बाद में आप सेकेंडली जो पढ़ना चाहें कि 22 अप्रैल को क्या है, तो पैसे क्या याद रख सकते हैं? पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, पृथ्वी दिवस आ गया आपका ये वाला। और थर्ड वन 22 मई, तो जैसे क्या याद रख सकते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ये वाला डे आ गया। तो कुल मिला के ये 3 दिवस आ गए मार्च, अप्रैल और मई के अंदर। इन्हें आप बेहतरीन तरीके से याद कर लें। कई प्रकार के दिवस, एक दिन हम एक अलग से क्लास लेंगे, सेक्शन रखेंगे और उसमें सारे दिवस जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उन्हें इंपॉर्टेंट, और इनकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पृथ्वी दिवस की थीम क्या रखी गई? जैव विविधता की, बायोडाइवर्सिटी की, ऐसे ही वाटर कंजर्वेशन डे। तो हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस के नाम से ही याद आ जाना चाहिए जप जे, मार्च, अप्रैल, मई, और 22 ही तारीख है तीनों, तो 22 अप्रैल। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 22 अप्रैल को ये मनाया गया। अब देखिए इससे आगे अगर इससे आगे, हर वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को। यह दिन पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वनों की सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया भर में मनाया जाता है। देखो, व्यक्ति खुद के लिए तो बहुत तड़पता है, भागता है और इस माया जाल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जब वो खुद के अलावा किसी के लिए कुछ करता है ना, तो ऐसा लगता है टाइम खराब हो रहा है। लेकिन वास्तव में ये पृथ्वी, ये भूमि, ये पर्यावरण, ये चीजें हमें अगर मिली हैं तो ये हमें आने वाली पीढ़ियों को भी सौंपनी है। तो कुल मिला के हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए और पोल्यूशन, प्रदूषण, इन चीज़ों के नियंत्रण के उपाय और वाटर कंजर्वेशन का काम करना चाहिए। नेक्स्ट 6, अब नेशनल साइंस डे अवार्ड किसे मिला? नेशनल साइंस डे अवार्ड, इसमें ये 4 ऑप्शन आपके पास, CN राव, रितु सिंह, यूरेनियम थोरियम लैड रिसर्च टीम या इसरो क्रायोजेनिक टीम। ये किसको मिला है? तो किसको मिला है? तो इसका आंसर आपको सामने दिख रहा होगा। कौन सी टीम को? जो ये टीम थी, यूरेनियम थोरियम लैड रिसर्च टीम, इसको मिला है। तो इन्होंने रिसर्च की है। टीम को रेडियो आइसोटोप आधारित शोध में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। और क्या किया? यह पुरस्कार उन वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक टीमों को दिया जाता है जिन्होंने किसी विशेष वैज्ञानिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। नेशनल साइंस डे हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह वह दिन है जब डॉक्टर CV रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। अब रमन इफेक्ट का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, और किसने खोज की थी? CV रमन ने। कब? 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को आप याद कर सकते हैं कि उनके उपलक्ष्य में डॉक्टर CV रमन ने खोज की थी, तो 28 फरवरी साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी फिल्म 2024 में प्रदर्शित हुई? कान फेस्टिवल। देखो, कान जो फेस्टिवल है ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इसके अंदर अगर फिल्म का पहुंचना मतलब उस फिल्म ने जरूर ही कोई उपलब्धि हासिल की होगी, तब जाके वो मूवी वहां पहुंच पाएगी। कंतारा 2 या अर्चना 31 नॉट आउट, द केरला स्टोरी, RRR। तो इस प्रकार से आपसे कहा गया है कि कौन सी मूवी थी जो वहां दिखाई गई। तो मलयालम फिल्म है और इसमें अर्चना 31 नॉट आउट को कान 2024 में स्क्रीन किया गया
और यह फिल्म एक युवा महिला अर्चना के जीवन संघर्ष और सपनों पर आधारित है। देखो इस प्रकार की मोटिवेशन वाली मूवीज हैं, इन्हें सिलेक्ट किया जाता है और ये कान फेस्टिवल से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। और सामाजिक दबाव, शादी, करियर और पहचान के संघर्ष, महिलाओं की वास्तविक भावनाओं को बहुत ही संवेदनशील तरीके से दर्शाती है ये मूवी। इसकी सशक्त कहानी और अभिनय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना दिलाई है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर सराहना दिलाई है। तो ये कान फिल्म फेस्टिवल और अर्चना 31 नोट आउट, ये ध्यान रखें। यूनिसेफ ने किस देश के शरणार्थियों पर रिपोर्ट जारी की है? तो यूनिसेफ ने तो थोड़े समय पहले ही हलचल हुई थी अफगानिस्तान में, अमेरिका छूट के गया था अफगानिस्तान को और वहां पर फिर तालिबानियों का राज आ गया था। तालिबानियों का राज आने की वजह से बहुत सारे लोगों पर अत्याचार हुआ, लेकिन वर्तमान में भारत से अच्छे संबंध चल रहे हैं तालिबान के। हाल ही में वहाँ के विदेश मंत्री भारत आके भी गए हैं और धीरे धीरे संबंध सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अशरफ गनी की सरकार थी, पहले से ही बहुत पहले का मामला है, इसे कभी डिटेल में जानेंगे हम कि पहले सोवियत संघ जो हुआ करता था वो अफगानिस्तान पर राज किया करता था, तब जाके वहाँ के तालिबानी लड़ाकों को अमेरिका ने हथियार सप्लाई किए थे ताकि सोवियत संघ को भगा सकें। लेकिन जिनके हाथ में तुम बंदूक थमाओगे वो कभी ना कभी बंदूक तुम्हारे ऊपर भी तानेंगे, और यही बात हुई अमेरिका के साथ। और एट द एंड ओसामा बिन लादेन ने व्हाइट हाउस पर अटैक कर दिया, जिसे हालांकि अमेरिका ने मार दिया, लेकिन तुमने जिसे बंदूक थमाई थी उसने तुम्हारे ऊपर ही बंदूक तान दी। और अंत में जब जो बाइडन आते हैं सत्ता में, तो जो बाइडन आते ही सत्ता में पिछले कार्यकाल में अमेरिका में, तो वो ये घोषणा करते हैं कि ये फालतू का पैसा हमारा खर्च हो रहा है यहाँ पे अफगानिस्तान को सिक्योरिटी देने में, हम अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। तब जाके तालिबानी लड़ाके अपनी गुफाओं से और पर्वतों के नीचे जो शरण स्थल बना रखे थे वहां से निकल के बाहर आते हैं और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक पूरा डिपार्टमेंट है यूनिसेफ चिल्ड्रंस के लिए। तो जो चिल्ड्रंस के लिए जो रिपोर्ट आई, किस देश के शरणार्थियों पर रिपोर्ट जारी की है, तो ये अफगानिस्तान से रिलेटेड है। कई बार क्या होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल में हम जानते हैं तो फिर वो चीज़ें धीरे धीरे समझ आती हैं। तो यूनिसेफ ने अफगान शरणार्थियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट क्यों जारी की? क्योंकि लंबे समय से चल रहे संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि अशरफ गनी जो थे, जैसे ही अमेरिका ने ये घोषणा की अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए दूसरे देश में, तब जाके ज़्यादा हिम्मत पड़ गई। और शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कमी और के कारण लाखों लोग, खासकर बच्चे, शरणार्थी बनकर अन्य देशों में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर रिपोर्ट बनाना जरूरी था और रिपोर्ट बनाई गई। तो ये क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जा सकता है। भारत ने किस देश के साथ रक्षा समझौता किया है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, वियतनाम, इनमें से वियतनाम के साथ भारत ने रक्षा समझौता किया है आने वाले समय के लिए। भारत वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए नया समझौता किया गया। भारत और वियतनाम ने नवंबर 2025 में अपनी रणनीतिक रक्षा साझेदारी को गहरा करने हेतु समझौते किए। यह बातचीत 15वीं इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग के दौरान हुई, जिसे हनोई में आयोजित किया गया था। वर्तमान में भारत की जिनसे नजदीकियां हैं जिन देशों के साथ, उन्हीं के साथ अमेरिका की खींचतान चल रही है। वियतनाम और अमेरिका के बीच में भी ये मान लो कभी भी जंग छिड़ सकती है, एनी टाइम सेना तैयार है। तो ये वियतनाम के साथ हमने रक्षा समझौता किया है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई? देखो ऐसे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से देश ने ऐसा कर दिया जो विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन गाड़ी तो चला दी बहुत सारे लोगों ने। एक दिन नितिन गडकरी जी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वो भी हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी में बैठे थे। तो किस देश ने ऐसी ट्रेन चला दी हाइड्रोजन वाली? क्यों? क्योंकि कण कण में हाइड्रोजन विद्यमान है। कल को आप लिथियम की बैटरी बनाते हैं, इनमें जोर आता है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, चार्जिंग कैपेसिटी, साइकिल चार्जिंग, कई और रेयर अर्थ मेटल है। इसलिए हाइड्रोजन तो कण कण में व्याप्त है। जैसे कण कण में भगवान है, ऐसे ही भगवान के कण कण में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन है तो अपन यहाँ बात कर सकते हैं कि किस देश ने ट्रेन चला दी पहली? तो जर्मनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, हिटलर के उस देश ने। और जहाँ पिछली जो थी वो एंजेला मार्केल थी, अभी तो कोई व्यक्ति आ गए हैं चांसलर वहाँ के, तो जर्मनी ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है। जर्मनी विश्व की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन प्रणाली लागू करने वाला देश है। हाइड्रोजन ट्रेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और परिणाम स्वरूप सिर्फ पानी के वाटर वेपर जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, केवल वाटर वेपर निकलते हैं
भाप निकलती है केवल। इसका उद्देश्य है बहुत कम शून्य नियर जीरो उत्सर्जन वाला रेलवे परिवहन। मतलब आपने कई बार देखा होगा कि पुराने समय से ही हम रेलवेज को ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन रेलवेज के द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में ईंधन की खपत हो रही है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और धीरे धीरे सरकारें इलेक्ट्रीफाइड चीज़ों पर आ रही हैं, लेकिन इन्होंने तो इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसी कर दी कि भाई आप बिजली कहाँ से लाओगे, या तो कोयला जलाओगे या फिर आपको कोई थोरियम या ऐसा यूरेनियम वगैरह यहाँ से लानी पड़ेगी, तो ये रेयर मेटल है। और ऐसा उन्होंने उपयोग कर दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वातावरण में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, उसके यूज के थ्रू आपकी ट्रेन चल सकती है। तो इसलिए इस प्रकार का कारनामा कर दिखाया है जर्मनी ने। और जर्मनी ने एकदम जीरो उत्सर्जन वाला, क्यों? क्योंकि केवल वाटर वेपर बनता है। तो कुल मिला के हमारे 10 क्वेश्चन थे और ये नए बैच हमारे आने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए और एक एसएससी के लिए। ये 2 तरह के बैच हम लॉन्च करने वाले हैं और लॉन्च की डेट जल्दी होगी। पहले आपको इसके लिए एक बार क्या परफॉर्मर आएगा, क्या रहेगा, एक बार हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे एक क्लास के अंदर। पहले एक बार सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, आफ्टर दैट सिलेबस के बाद में हम क्लासें भी रेगुलर आपके लिए आती रहेंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने 20 तारीख लास्ट डेट है, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट में से 21 और 21 27 लास्ट डेट है, तो ये फॉर्म सभी लगाएं। हम आपको एकदम डिटेल्ड और एकदम टू द पॉइंट तैयारी कराने वाले हैं, जिसके अंदर दिनेश सर आपकी जीएस जनरल स्टडी की क्लास लेंगे और एक बार मैथ की क्लास स्टार्ट कर देंगे। फिर धीरे धीरे आप रिदम पकड़ने लगेंगे तो फिर आपकी और क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स की हमारी 10 क्वेश्चन की क्लास थी। ये रेगुलर आपके लिए आती रहेगी, रिवीजन आप करते रहें। ये दिन में ये मान लो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं अलग से, ताकि लिखा हुआ आदमी पढ़ा हुआ 5 बार पढ़ लो और लिखा हुआ 1 बार लिख लो, बराबर याद रहता है हमेशा। तो हमारी टीम आपके साथ लगी हुई है, आप रेगुलर क्लासें देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 10 क्वेश्चन वो हैं जो आप खुद से नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमने एक जगह ला के रख दिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन का कारण बनेंगे और इनको अगर आप रिवाइज करते हैं तो पढ़ाई का कारण बनेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं जल्द ही। मैं हूँ आरवी सर और नेक्स्ट क्लास में किसी नए मुद्दे के साथ करंट अफेयर्स की क्लास रेगुलर लाने का हम प्रयास करेंगे और ये जो 2 न्यू बैच हैं इनकी क्लासें आपके लिए हम जल्द ही अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।